अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अ पॉइंट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट इंडिकेट्स अ पोजीशन। पॉइंट जस्ट पोजीशन और लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए ज्योमेट्री को यूज करते हैं। इसको किसी भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रेवल करना है और आपके पास मुख्तलिफ पाथ हैं। आप उन डिफरेंट पाथ से होते हुए ए से बी की तरफ मूव करके जा सकते हैं। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो जो इस ट्रैक से गया है वो कहेगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। इसी तरह जो दूसरे ट्रैक से गया है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट बी है। तो ए और बी पॉइंट जस्ट पोजीशन या लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कुछ बच्चे जो हैं वो एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं तो उनका भी कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से उन्हें भागना होता है सबने, और इसी तरह एक फिनिश लाइन भी होती है जहां पर उन्होंने एंड करना होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जस्ट उनकी पोजीशन को या टोटल ट्रैक के डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। इसी तरह आपने पाकिस्तान के मैप के अंदर देखा होगा मुख्तलिफ सिटीज को डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जस्ट ये डॉट या पॉइंट उनकी लोकेशन या पोजीशन को शो कर रहा होता है कि मैप में किस जगह जो है वो लाहौर होगा, कहाँ कराची होगा, कहाँ इस्लामाबाद होगा। तो ये डॉट जस्ट पोजीशन या लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्ट्रेट लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स इन अ प्लेन and extends to infinity in both direction। यानी कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जो दोनों तरफ से अनलिमिटेड है। अब हमें ये नहीं पता कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अननोन है और इसका एंडिंग पॉइंट भी हमें नहीं पता। तो इससे हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे रोड की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप रेलवे ट्रैक की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से अनलिमिटेड होती है। Ray is a straight line that extends infinitely from a single endpoint। रे बेटा एक ऐसी लाइन है जिसका एक एंड हमें पता है और एक एंड जो है वो अननोन है। हमें ये पता है कि ये रे ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है वो अननोन है, इसे हम रे कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर एक टॉर्च है, जब आप इस टॉर्च में से लाइट को ऑन करते हैं तो ये इसका सोर्स है, बल्ब यहाँ लगा हुआ है जहां से मुख्तलिफ रेज निकल रही हैं और ये मुख्तलिफ रेज मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल करके आगे की तरफ जा रही हैं। तो ये तमाम की तमाम रेज रे कहलाएंगी। क्यों? इनका सोर्स सेम है, यानी कि तमाम इस ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है जहां बल्ब ऑन है और कहां तक जा रही है अनलिमिटेड, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। इस तरह हीट की एग्जांपल आप ले सकते हैं। हीट जब फ्लो करती है तो किसी एक सोर्स से स्टार्ट होती है और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता। या फिर एक्सरे या मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनका भी कोई ना कोई सोर्स होगा, तो वहां से वो स्टार्ट होती हैं लेकिन एंडिंग पॉइंट उनका अननोन होता है। जी बेटा, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन का एक हिस्सा होता है that is bounded by two distinct endpoints। यानी कि ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर अगर मैं कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लूं, एक पॉइंट सी कंसीडर कर लूं, एक पॉइंट डी, और इनको अलग से रिप्रेजेंट करूं, तो ये सी डी एक लाइन सेगमेंट है। यानी कि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड हमारे पास गिवन में होते हैं और ये लाइन सेगमेंट किसी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट आप कंसीडर करते हैं वो डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। इसके ऊपर किसी भी एक ही पॉइंट को आप टू टाइम्स कंसीडर नहीं कर सकते। यानी कि एक पॉइंट आपने सी लिया और दूसरा पॉइंट भी यही कंसीडर कर लिया, तो आप कहें सी से सी तक एक लाइन सेगमेंट बन गई, तो सी से सी तक तो उस लाइन का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा, तो वो फिर लाइन सेगमेंट नहीं होगी। यानी कि लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे वो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, फिर हम कहेंगे कि ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ से अनलिमिटेड होती है। रे
एक साइड से लिमिटेड, एक एंड से अनलिमिटेड, और जो लाइन सेगमेंट है इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों गिवन होते हैं। यहां तक कॉपी कर लेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम भी इसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन के ऊपर पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट 17वीं सेंचुरी के थे और इन्होंने ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर काफी काम किया है। और इनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये अपने बेड के ऊपर एक दफा लेटे हुए थे और इसी तरह एक मक्खी जो है वो छत के ऊपर कभी एक पॉइंट पर जाकर बैठती और कभी दूसरे पॉइंट के ऊपर जाकर बैठ रही थी। तो ये बार बार उसे देख रहे थे और उसकी पोजीशन को नोट कर रहे थे। तो वहां से इनके जहन में कोऑर्डिनेट सिस्टम आया। और हिस्ट्री के अंदर एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि इनके ख्वाब के अंदर आया था कि दो लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और सुबह उठे और उसके बारे में सोचा और फिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। बहरहाल जैसे भी बनाया इन्होंने, हमें वो फायदा दे दिया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं कि आपके पास दो ऐसी लाइंस हो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, और जिस पॉइंट पर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। इस ओ पॉइंट को ओरिजिन का नाम दिया जाता है। और इस ओ पॉइंट से राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है इसको, लेफ्ट हैंड साइड को, और इसी तरह वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस और वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरह ये दोनों लाइनें मिलकर 4 क्वाड्रेंट बना लेती हैं, और इन क्वाड्रेंट्स को हम इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवाते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो हम पॉइंट्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं। और ये याद रखिएगा, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है पहली वैल्यू हमेशा x की लिखेंगे और बाद वाली वैल्यू जो है वो y की लिखेंगे। इसमें जो x है इसको हम x एक्सिस और y को y एक्सिस भी कहते हैं। इसके अलावा x को हम एब्सिसा भी कहते हैं। x एक्सिस को हम एब्सिसा और y को जो है वो ऑर्डिनेट, और जब दोनों कंबाइन होते हैं तो फिर कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं आप इसको, और ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो x की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू देखिए नेगेटिव है, तो x नेगेटिव लेकिन y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई पॉइंट लाया जाएगा तो उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस तरह हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उन पॉइंट्स को कैसे लोकेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास एक पॉइंट है 3 और 2, तो इस पॉइंट को जब आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्लॉट करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x है एब्सिसा, सेकंड वैल्यू y है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 2 3 1 2 3, ये x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 और 2। तो x में हम 3 टाइम्स आगे गए हैं और y में हम 2 टाइम्स ऊपर गए हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास 3 और 2 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो ऑर्डर पे हमारे पास बना है 3 2, इसकी ग्राफ के ऊपर ये लोकेशन है और ओरिजिन से अगर हम इसको चेक करें तो ये इसकी पोजीशन को शो करता है कि 3 2 पॉइंट जो है वो ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ है, यानी उसकी पोजीशन इस तरह शो हो रही है। अगर एक पॉइंट आ जाता है -3 और -2, तो अब इसमें -3 x नेगेटिव में आ गया, 1 2 3 -1 -2 -3 और y की वैल्यू -1 -2। अब आप x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2, तो दोनों ग्राफ के ऊपर इस पॉइंट पर लोकेट हो रहे हैं, तो ये हम लिख देंगे -3 और -2। तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ओरिजिन से इसकी पोजीशन जो बन जाएगी। इसी तरह बच्चों अगर एक पॉइंट आपके पास आ जाता है 5 और 0, अब देखें इसमें x की वैल्यू 5 है लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 5 जब देखेंगे तो ये 4 और ये 5, तो इसी के ऊपर आप इसको मेंशन कर देंगे 5 और 0। क्यों? ऑन द x एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो जब भी आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाए तो वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, बल्कि ये ऑन द x एक्सिस है। और अगर मजीद इसको देखें तो ये कौन से एक्सिस की तरफ है? पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। इसी तरह अगर ये -5 0 होता तो फिर ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ होता। अगर एक पॉइंट आ जाता है 0 और -4, तो अब देखें इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 और ये -4, तो इसी के ऊपर इसको इंडिकेट करके लिख देंगे 0 और -4 और इसी डायरेक्शन के अंदर इसकी पोजीशन भी शो हो रही है। ये वैल्यू y एक्सिस के ऊपर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यानी कि इस पॉइंट को हम ऑन द y एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। इफ x is equal to 0 then the given point lies on the y axis. If y is equal to 0 then the given point is lie on the x axis. ये दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा बच्चों। If x is equal to 0 then point lie on x axis और सेकंड पॉइंट है if y is equal to 0 then the given point lie on y axis। जी बच्चों इसको कॉपी कर लें। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बच्चों नोट कर लिया। Any line parallel to x axis or perpendicular to y axis is called horizontal line। यानी कि x axis और y axis में एक ऐसी लाइन जो x axis के पैरेलल हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन L है और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों बातें की जा सकती हैं, पैरेलल टू x एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, एक ही बात है। एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस हो या फिर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस
और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। जी बच्चों, ये एक ऐसी लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है लेकिन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ऐसी लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल और वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल, इसी तरह परपेंडिकुलर उसको अपोजिट एक्सिस पे गिरते हैं। Oblique line, a line which is neither horizontal nor vertical is called oblique line. Oblique line बेटा एक ऐसी लाइन होती है जो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, लेकिन ये x एक्सिस और y एक्सिस के ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, यानी कि इस तरह की कोई लाइन है, इस लाइन को कहते हैं ऑब्लिक लाइन। अब ये लाइन x एक्सिस के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, और इसी तरह अगर इसको y एक्सिस के साथ भी कंपेयर करके देखें तो ये y एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, तो इस लाइन को कहेंगे बेटा ऑब्लिक लाइन। जी बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस, टू और मोर लाइंस दैट लाई इन द सेम प्लेन एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ऐसी दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी दो लाइंस, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी दो या दो से ज्यादा लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आप एक पॉइंट कंसीडर करते हैं ए और यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करते हैं बी, और इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसी तरह एक पॉइंट सी लेट कर लें, एक पॉइंट डी लेट कर लें और इन दोनों को भी ज्वाइन करें और ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। इसी तरह एक पॉइंट एम लेट कर लें, एक पॉइंट एन लेट कर लें और इनको आपस में ज्वाइन करें और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो पैरेलल लाइन के दरमियान के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं, ये सारे के सारे डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस होते हैं। ये सारी वैल्यू, सारी मेजरमेंट्स कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड, एम एन का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पैरेलल लाइंस में दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, लेकिन वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ए और बी पॉइंट पे 90 डिग्री का हो। अगर मैं इसका बी पॉइंट उस लाइन के एम पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो फिर ये जो बी एम एक लाइन बनेगी, ये बी एम लाइन ए बी लाइन के इक्वल नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि एम पॉइंट पे 90 का एंगल ही नहीं बन रहा अगर हम बी एम लाइन को ज्वाइन करें तो एम पॉइंट और बी पॉइंट पे 90 का एंगल ही नहीं बनेगा, इसलिए फिर बी एम इज नॉट इक्वल टू ए बी। ये तमाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस होते हैं। और पैरेलल लाइंस के लिए दोनों लाइन की मेजरमेंट का भी सेम होना जरूरी नहीं है, एक लाइन छोटी भी हो सकती है और दूसरी लाइन बड़ी भी हो सकती है। पैरेलल लाइंस के लिए दोनों लाइन का डिस्टेंस भी सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन दोनों लाइंस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कांस्टेंट होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आर द टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ऐसी दो लाइंस जो आपस में इस तरह इंटरसेक्ट करें कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएं, इन लाइंस को कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ए बी है, एक लाइन बी सी है, तो ये दोनों लाइनें अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो फिर आप इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, लाइन ए बी ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, लाइन ए बी परपेंडिकुलर है लाइन सी डी के। और पैरेलल का सिंबल क्या है, लाइन ए बी पैरेलल, इस तरह दो लाइंस, लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के। अगर पैरेलल है तो इस तरह शो करेंगे, परपेंडिकुलर है तो इस तरह, और परपेंडिकुलर में दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस दैट कट अक्रॉस वन अनदर।
ऐसी दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट तो करें लेकिन 90 डिग्री का एंगल ना बनाए। बच्चों ये देखें, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट तो हो रही हैं लेकिन कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो इन लाइंस को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, इनफाइनाइटली लाइंस हो सकती हैं। और ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही होंगी इस ओ पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑब्लिक लाइंस है सारी, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। और ये लाइंस जिस पॉइंट पर मीट कर रही होंगी उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जी बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करें, और ये ऑब्लिक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये ऑब्लिक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी उस एंगल को इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इट इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। यानी कि इंक्लिनेशन एक एंगल है जो किसी भी लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनता है, उस एंगल को कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जरूरी नहीं है कि लाइन जो है वो ऑब्लिक हो। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर वो लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ले सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में, अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि ये ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक तरह से यानी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से इसका एंगल जो है वो 0 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर जो इंक्लिनेशन होगा वो 0 डिग्री होगा। जैसे ये आपके पास एक्स एक्सिस है और दूसरी लाइन उसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है इस तरह, तो अब दोनों लाइनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। जैसे जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगी उस सूरत में दरमियान में कोई ना कोई एंगल बनेगा। और इसी तरह अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यानी कि यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो ये जरूरी नहीं है कि लाइन जो है वो ऑब्लिक हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। और अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन इस तरह हो, इस डायरेक्शन में ये लाइन आ जाए इस डायरेक्शन में, तो तब भी हम एंगल जो यहाँ कंसीडर करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करेंगे। तब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करेंगे। लाइन अगर इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, दोनों सूरतों में हम एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसे इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जी बच्चों, यहां तक लिखना रब कर दो। जी बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन स्लोप। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं। किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है? किसी भी लाइन की स्लोप एक्चुअल में इस चीज को कह रहे होते हैं, स्लोप इज डिवाइड बाय द चेंज इन हाइट बाय द चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
यानी कि चेंज इन हाइट और चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जितना फर्क है, फॉर एग्जांपल ये दोनों, ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर ये लाइन है किस तरह है, अब ऐसा ऐसा ये लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इस लाइन ने इतनी हाइट कवर की है, इस लाइन ने जितनी हाइट कवर की है और जो इसका बेस का सरफेस था, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो था, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो स्लोप कहलाएगा। ग्राफिकली देखते हैं इस बात को। जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर आप O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको पॉइंट A कह दें और A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर और इसे पॉइंट B कह दें और OA के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेंशन कर दें, तो ये जो एंगल थीटा रिप्रेजेंट हो रहा है ये इंक्लिनेशन है और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी है और ओ बी जो है ये इसकी बेस है और ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड जो है वो बेस कहलाती है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास आ जाए तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और इन दोनों एंगल्स को जो कंप्लीट कर रही होती है साइड वो बेस कहलाती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसी ट्राइंगल के अंदर मैं थीटा यहाँ पर मेंशन कर दूं तो फिर क्या होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये वाली साइड जो है वो बेस कहेगी। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों साइड्स चेंज होती हैं, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त आप कौन सा एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है वो ऑपोजिट टू राइट एंगल वो सेम ही रहता है। जी बच्चों फिर जल्दी से बताएं आप तमाम बच्चे कि अगर मैं 90 का एंगल इस जगह पर मेंशन कर दूं, ये ट्राइंगल है ए बी सी और थीटा को यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, अब इसमें से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो 90 के सामने वाली साइड, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, थीटा के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड जो है ये इसकी बेस कहलाएगी। यानी कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी हो तो फिर ये इसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इस तरफ होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है OAB और ये परपेंडिकुलर है ये बेस, तो OA लाइन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कवर किया है AB और उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर डिस्टेंस कितना है OB। तो इन जनरल हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब क्योंकि हम ओरिजिन से इसको चेक कर रहे हैं तो चेंज इन y परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका a भी आ रहा है और बेस के ऊपर जो डिस्टेंस आ रहा है वो OB और AB जो है ये परपेंडिकुलर है और OB जो है वो बेस। और चैप्टर 6 के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसे हम tan थीटा कहते हैं। तो इस तरह पर हम कह सकते हैं कि OA की जो स्लोप है वो m इज इक्वल टू tan थीटा है। ये डिपेंड करता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह के गिवन है। अगर परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों साइड चीजें गिवन है तो फिर आप स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर हमें इंक्लिनेशन मिल जाता है और कहते हैं कि स्लोप फाइंड करें तो फिर हम उसका रिलेशन यूज करेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर हमें x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर ये बड़ा जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अगर हमें x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर कोई दो पॉइंट गिवन में दे देते हैं, ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। अब ये जो A पॉइंट है
ये ए पॉइंट ओरिजिन से x1 डिस्टेंस के ऊपर है, ओरिजिन से x1 डिस्टेंस के ऊपर। इसी तरह जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं y1 कंसीडर कर लेता हूं। ए पॉइंट ओरिजिन से x डिस्टेंस x1 और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1, वर्टिकल डिस्टेंस y1, तो ए के पॉइंट बन गए x1, y1। इसी तरह बी पॉइंट को अगर हम देखें तो वो बी पॉइंट ओरिजिन से, इसको मैं x2 कर देता हूं, x2 डिस्टेंस के ऊपर है। और इसी तरह बी पॉइंट वर्टिकल y2 डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम ओरिजिन। और अगर मैं इन ए और बी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये एक ऑब्लिक लाइन बन जाती है और x एक्सिस के पैरेलल इस ए पॉइंट से एक बेस लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। और यहाँ एंगल रिप्रेजेंट करते हैं थीटा और इस पॉइंट को कहते हैं सी, और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है जिसमें ए के पॉइंट x1 y1 और बी के पॉइंट x2 y2 बन गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि b से c तक का डिस्टेंस कितना है, तो b से c तक का डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? o से b तक का डिस्टेंस y2 है और o से c तक का डिस्टेंस y1 है, तो टोटल y2 माइनस y1, तो हमारे पास bc का डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल y2 माइनस oc y1, y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास bc का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह AC का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल OC x2 और OA x1, तो AC का डिस्टेंस आ जाएगा OC माइनस OA, यानी कि x2 माइनस x1, तो ये AC का। और बेसिक डेफिनेशन आपने देखी हुई है कि स्लोप का फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां आप इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 और बेस क्या है x2 माइनस x1। तो फिर हम स्लोप का एक और फार्मूला यहां से जनरेट कर रहे हैं, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 और बेस है x2 माइनस x1। अगर सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर आप सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। अगर इंक्लिनेशन आ जाता है तो फिर tan थीटा यूज करेंगे। और अगर दो पॉइंट्स गिवन में आ जाते हैं और आपको कहा जाए कि इस लाइन की स्लोप फाइंड करें, तो फिर आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे स्लोप का। जी बच्चों, यहाँ पर दो तीन बातें फिर और भी ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन है और वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इसका इंक्लिनेशन जो है ये 0 है। अगर इंक्लिनेशन 0 है तो फिर इसकी स्लोप भी 0 होगी। अगर इंक्लिनेशन 0 है तो फिर इसकी स्लोप भी 0 ही होगी। इसी तरह अगर आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, अगर ये y एक्सिस के पैरेलल आ जाती है तो फिर देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। और जब आप रिलेशन यूज करेंगे n इज इक्वल टू tan थीटा, तो स्लोप आपको अनडिफाइंड इंफिनिटी मिलेगी। यानी कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इंक्लिनेशन 0 है, स्लोप भी 0 है, और अगर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो फिर इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, लेकिन जो स्लोप आपको मिलेगी वो इनफाइनाइट अनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगी।
इसी तरह बच्चों अगर आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक लाइन ऑब्लिक इस तरह मिलती है और ये दरमियान में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मिल रहा है थीटा डिग्री, और ये थीटा एंगल जो है ये एक्यूट है, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 है, ये एक्यूट एंगल है। अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के दरमियान कुछ आ जाती है तो फिर स्लोप की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, लेकिन स्लोप की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी। स्लोप की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी। कब? जब आपके पास इंक्लिनेशन का एंगल जो है वो 0 और 90 डिग्री के दरमियान लाया कर रहा होगा। इसी तरह बच्चों अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक लाइन इस तरह आ जाती है, अब भी इंक्लिनेशन आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखेंगे। अब देखिए ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब ये 90 और 180 डिग्री के दरमियान में लाया जा रहा है। जब ये 90 और 180 डिग्री के दरमियान में लाया जा रहा है तो फिर जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी वो स्लोप की वैल्यू बच्चों नेगेटिव आएगी, वो स्लोप की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। तो इन चार कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंक्लिनेशन है, जो हमारे पास इंक्लिनेशन है थीटा, उसकी वैल्यू 0 और पाई 180, पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 और पाई के दरमियान में, 0 इंक्लूड है पाई इंक्लूड नहीं है, क्योंकि tan 0 पे 0 और tan 180 पे भी 0, तो 180 पे भी दोबारा हमें 0 मिलता है, तो इसलिए फिर 180 में इंक्लूड नहीं करते। तो इंक्लिनेशन की रेंज ये है, और चारों कंडीशंस को एक दफा फिर ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इंक्लिनेशन भी 0 है, स्लोप भी 0। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो फिर इंक्लिनेशन यानी कि थीटा 90 डिग्री है लेकिन स्लोप इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड फॉर्म है। अगर एंगल आपके पास एक्यूट आ जाता है, 0 और 90 के दरमियान कोई भी इंक्लिनेशन आता है एंगल का, तो जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी वो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसी तरह अगर एंगल आपके पास ऑब्ट्यूज आ जाते हैं, यानी 90 और 180 डिग्री के दरमियान में लाया जा रहा है, तो फिर आपके पास स्लोप की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को शो करेगी। जी बच्चों इसको एक दफा नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। रब कर इसके अलावा स्लोप के बारे में एक और की पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास एक लाइन है और उस लाइन की स्लोप कुछ इस तरह है कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत बड़ा है लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस कम है, y की वैल्यू कम है, x की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब आप स्लोप फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के थ्रू तो y डिवाइडेड बाय x रिलेशन बन जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है और बेस जो है वो x है, तो आपके पास स्लोप का y डिवाइडेड बाय x के रिलेशन से जो भी आंसर आएगा ये आंसर लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 से छोटा होगा। क्यों? ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी है, तो स्लोप जो भी हमारे पास आएगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। कब? जब हमारे पास वर्टिकल हाइट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से छोटी हो। इसी तरह अगर हमारे पास एक ऐसा केस हो कि जिसमें वर्टिकल हाइट ज्यादा हो, वर्टिकल हाइट ज्यादा हो, ये y है और ये x है और ये थीटा है, वर्टिकल हाइट ज्यादा है, तो फिर आप जब इसकी स्लोप फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, अब परपेंडिकुलर क्या है y और बेस, अब ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा,
ग्रेटर देन 1। जी बच्चों यहां तक कॉपी कर लें। जी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस आ जाए तो उनकी स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपके पास एक्स एक्सिस नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2 और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और अभी हम पैरेलल लाइन के बारे में ये डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल लाइन के दरमियान का डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। तो ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो ये एंगल यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। लाइन दोनों पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। और छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की मेजरमेंट सेम होती है। तो अगर लाइन L1 और L2 के एंगल सेम है तो अगर इस लाइन की स्लोप M1 है और इस लाइन की स्लोप M2 है तो अगर एंगल सेम है तो फिर दोनों की स्लोप्स भी इक्वल होंगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इफ टू और मोर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर then their slopes are equal. If two or more lines are parallel to each other, then their slopes are equal. इस वक्त जो मैंने फिगर बनाई है इस फिगर के अंदर ऑब्लिक लाइन को मेंशन किया है। अगर ये ऑब्लिक लाइन के अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन होती तब भी यही कंडीशन थी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए भी दोनों स्लोप हमेशा इक्वल होती हैं अगर लाइंस पैरेलल हो। इसी तरह अगला टॉपिक है slope of perpendicular lines. Slope of perpendicular lines. जी बच्चों ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन है इसका। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन को कहते हैं L1 लाइन और आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन को कहते हैं L2 लाइन और ये दोनों लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये दो लाइंस हैं L1 और L2 और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अगर ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं C कह देता हूँ। तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री आ गया। अब मैं ये जो लाइन L1 है इस लाइन L1 का इंक्लिनेशन अगर चेक करूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इसका एंगल आ गया थीटा और इसी तरह इसकी स्लोप को मैं M1 कह देता हूं। इसी तरह ये जो लाइन L2 है, अच्छा ये एक ट्रायंगल बन गई है ABC, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है ये थीटा, तो तीसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से एक्यूट एंगल को माइनस करें तो सेकंड वाला एक्यूट एंगल आपको मिल जाएगा। अब आप ये
L2 का एंगल चेक करना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको मैंने x कह दिया कि ये क्या होगा, तो ये एंगल x जो है ये इक्वल होगा 90 प्लस थीटा के। ये 90 प्लस थीटा के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री को शो कर रहा है। ये x एंगल और ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल मिलकर टोटल 180 को शो कर रहे हैं। अगर ये दोनों 180 को शो कर रहे हैं तो 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा। 90 नेगेटिव हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। 180 में से 90 को माइनस करें तो 90 प्लस थीटा, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो 90 प्लस थीटा आ गई है। यानी कि जो L1 है इसका इंक्लिनेशन थीटा है और स्लोप m1 है, और जो L2 है इसका इंक्लिनेशन है 90 प्लस थीटा और इसकी स्लोप को मैं m2 कर देता हूँ। जी बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। L1 की स्लोप m1 और इंक्लिनेशन थीटा और इसकी स्लोप m2 और इसका एंगल है 90 प्लस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फिर मैं m1 की स्लोप को यूं कह सकता हूं m1 इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ थीटा है। और इसी तरह m2 को हम कहेंगे कि m2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा, क्योंकि m2 या L2 जो है उसके लिए एंगल 90 प्लस थीटा है। तो m2 जो है वो tan के साथ जो एंगल यूज होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। 6th चैप्टर में बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा था tan पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा के इक्वल होता है। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस cot थीटा के बराबर होता है। तो फिर ये वाली वैल्यू 90 प्लस थीटा यानी कि ये चीज बन गई है, तो उसको मैं माइनस cot थीटा लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह आप माइनस cot थीटा पुट कर दें, और माइनस cot थीटा किसके इक्वल होता है 1/tan थीटा के। tan का रेसिप्रोकल है तो cot की जगह 1/tan पुट कर दें। m2 इज इक्वल टू माइनस 1/tan थीटा। और इधर देखिए बच्चों tan थीटा जो है वो किसके इक्वल है m1 के, तो यहाँ मैं tan थीटा की जगह m1 लिख सकता हूँ ना। तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय m1। ये m1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू माइनस 1। यानी कि हमारे पास एक ऐसा रिलेशन प्रूव हो गया है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, लेकिन अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर एक और बात भी क्लियर करते जाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस और y एक्सिस है। अब आपके पास एक लाइन जो है वो इस तरह है पैरेलल टू x एक्सिस, L1 कह दें, और एक लाइन इस तरह है, इसे L2 कह दें, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बना रही है। लेकिन अभी आपने पढ़ चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसमें जो एंगल आपके पास आता है वो थीटा 0 है। जब थीटा 0 है तो उसकी स्लोप भी 0 है। और जो पैरेलल टू y एक्सिस है इसमें थीटा 90 डिग्री है तो उसकी स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है। अब इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो ये जो रिलेशन हमने प्रूव किया है ना m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये सिर्फ ऑब्लिक लाइंस के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक लाइंस, ये दोनों जो है वो ऑब्लिक लाइंस हैं। तो ऑब्लिक लाइन के लिए ये रिलेशन है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये की पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अगर दो लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ जाएं तो वो भी परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होता। सिर्फ ऑब्लिक लाइंस अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, जैसे ये सी पॉइंट के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ये बच्चों इसको नोट कर लें।
अगली हेडिंग है बच्चों स्लोप्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कोलिनियर पॉइंट्स हों, अब ये ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो। तो फिर अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो तो हम उसमें से दो पॉइंट की स्लोप फाइंड कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के इक्वल है तो जो आपके पास गिवन पॉइंट्स होंगे वो गिवन पॉइंट्स का होंगे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर वो लाई कर रहे होंगे। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे।